गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू क्लास फिफ्थ। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर ही बाकी के रिमेनिंग कंसेप्ट्स। तो सबसे पहले तो आप लोग लिखिए गिव आंसर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। आपको बताना है फिर से कि क्या इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज होगा। कुछ न्यू पॉइंट सीखते हैं आज, ठीक है। आज का पहला पॉइंट, गुड्स स्टोलन। गुड्स चोरी हो गए, ठीक है। मान लो आपका गोडाउन था, गोडाउन में आपका सामान पड़ा था 2 लाख का, चोरी हो गया। अब क्या होगा? गुड्स बढ़ेंगे या कम होंगे? गुड्स तो डिक्रीज होंगे। गुड्स को क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो एक तो हो गया स्टॉक डिक्रीज, राइट। ये तो इजी है। अब सोचो इसका दूसरा इंपैक्ट क्या होगा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर कैश डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि पैसे तो जाएंगे, बट कैश डिक्रीज नहीं होगा, कुछ और होगा। सोचो, इसका दूसरा इंपैक्ट होगा कैपिटल डिक्रीज। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आएगा तो थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला गुड्स चोरी हो गए, गोडाउन में से गुड्स चोरी हो गए। क्या मैंने आपको यह बोला कि कैश चोरी हो गया? जो आपके ऑफिस में कैश काउंटर में कैश था, मैंने ये तो नहीं बोला कि वो चोरी हो गया। तो गुड्स तो हो गए डिक्रीज, ठीक है। जब गुड्स डिक्रीज होंगे तो आपकी जो ओवरऑल कैपिटल है वो कम नहीं हो जाएगी, तो इसलिए कैपिटल डिक्रीज। अब इसको प्रूफ करते हैं, यहां देखना। सपोज आपके पास कैश था 10 लाख का और गुड्स थे 2 लाख के, ठीक है। कैपिटल कितनी थी टोटल आपके पास? 12 लाख की, ठीक है। एक दिन चोर है और गुड्स चोरी हो गए। तो गुड्स चोरी हो गए मतलब गुड्स तो गए आपके, गुड्स तो खत्म, तो गुड्स तो हो गए 0, राइट। कैश कितना पड़ा है? कैश तो 10 लाख पड़ा है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि कैश थोड़ी चोरी हुआ, गुड्स चोरी हुए। तो अल्टीमेटली अब आपकी कैपिटल कितनी है? 10 + 0 10 लाख। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो कैपिटल डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि जब कुछ भी चोरी होगा तो आपकी ओवरऑल वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। तो गुड्स डिक्रीज और कैपिटल डिक्रीज। अब आपको लग रहा होगा कि सर बाद में तो कैश जाएगा ना, जब गुड्स और खरीदोगे तो वो बाद में जाएगा ना। अभी जितना नुकसान हुआ है अभी उतना दिखाओ, जब बाद में कैश जाएगा तब कैश माइनस करेंगे, गुड्स को प्लस करेंगे, ठीक है। बट अभी जो हो रहा है अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, बाद की बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है। अब आप लिख लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, गुड्स डोनेटेड, या फिर इसको बोलते हैं चैरिटी। मतलब आपने गुड्स बांट दिए, डोनेशन में दे दिए, किसी बच्चों को दे दिए, गरीब बच्चों को दे दिए, कुछ भी आपने फ्री में बांट दिया। तो एक बात बताओ, जब आप कुछ डोनेशन में दोगे तो गुड्स बढ़ेंगे या कम होंगे? गुड्स तो कम हो गए। और दूसरा क्या होगा? गुड्स डिक्रीज, साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी डिक्रीज, क्योंकि आप उनसे पैसे तो मांग नहीं रहे, आपने तो उनको फ्री में दिया है। तो गुड्स कम हो गए तो आपकी ओवरऑल कैपिटल है वो भी थोड़ी सी अपने आप कम हो गई। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब ये आपके लिए नया वर्ड है प्रोप्राइटर, थोड़ा ध्यान से सुनना। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर की स्पेलिंग क्या होती है? PROPRIETOR। प्रोप्राइटर का मतलब होता है बिजनेसमैन। तो यहां पे लिख भी लेना, प्रोप्राइटर मतलब ओनर या फिर बिजनेसमैन, ठीक है। जिसका बिजनेस है उसे प्रोप्राइटर बोलते हैं, जिसके अकाउंट्स बन रहे हैं ये। तो प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन। अब सुनो ध्यान से, मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसका जीन्स का काम है, ठीक है, और उसके बेटे ने बोला कि पापा मेरे को जीन्स लाके दो। ऑब्वियसली जब अपनी खुद की शॉप है तो वहीं से लाके देंगे, ठीक है। तो वो 2 जीन्स बेटे के लिए ले गए, तो क्या बेटे से पैसे मांगेंगे? बिल्कुल नहीं।
तो इसको बोलते हैं गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। जब हम अपने घर वालों के लिए ले जाते हैं तो उनसे पैसे तो मांगेंगे नहीं, तो गुड्स तो हो गए डिक्रीज। क्या कैश आया बिजनेस में? नहीं, तो कैपिटल हो गई डिक्रीज। ठीक है, अब आप ये मत बोलना कि सर अपने ही घर में तो गया सामान, तो कैपिटल डिक्रीज क्यों हुई? इसका रीजन है अकाउंट्स बनते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस में से तो गुड्स और कैपिटल कम हो गई ना, घर में आ गया वो अलग बात है। अकाउंट्स हम घर के नहीं बना रहे, हम बिजनेस के बना रहे हैं, तो बिजनेस में से दोनों डिक्रीज। क्लियर? बस ये ध्यान रखना, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन, पर्सनल यूज के लिए ले गया, अपने घर वालों के लिए ले गया, तो कैश तो आया नहीं। ठीक है, लिख लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फैक्ट्री में सपोज आग लग गई और गुड्स जल गए, या गोडाउन में आग लग गई, गुड्स जल गए, तो आप सोचो क्या होगा? गुड्स कम हो जाएंगे और आपकी ओवरऑल कैपिटल भी कम हो जाएगी। राइट? लिखना मत अभी। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स, इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ऐसा कभी होता होगा जब आप रास्ते में जाते हो तो आपने देखा होगा छोटा सा टेंट टाइप लगा होता है, ठीक है, कैंप टाइप, और वो फ्री में बांट रहे होते हैं। अपने चिप्स टेस्ट करवाते हैं, बिस्किट्स टेस्ट करवाते हैं, फ्री में कभी कभी शेक्स टेस्ट करवाते हैं। तो एक बात बताओ, क्या आपसे वो पैसे मांग रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि वो ये फ्री टेस्टिंग क्यों करवाते हैं? ताकि उनका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाए और उन्हें एक आइडिया हो जाए कि लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। तो जब फ्री में बांट रहे हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपको तो खाने को मिल रहा है वो ठीक है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रोडक्ट फ्री में बट रहा है तो गुड्स कम हो रहे हैं और जो उनकी कैपिटल है वो भी तो कम हो रही है। राइट? भले उनका मोटिव है उनको सेल करवानी है आगे, फिलहाल तो कम हो रही है ना गुड्स। ठीक है, एक और पॉइंट, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ट्रांजिट की स्पेलिंग होती है ट्रांसपोर्टेशन के जैसे, TRANS, ट्रांसिट, IT। ट्रांजिट क्या होता है? गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में चोरी हो गए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा, हरियाणा से मान लो ट्रक आ रहा है पेप्सी का, जिसमें पेप्सी, फेंटा वो सब है। ठीक है, तो वो पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें सारी, और रास्ते में वो ट्रक रुका किसी काम से, तो ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चे होते हैं उसमें से निकाल लेते हैं। ऐसा कभी देखा होगा? होता है, पॉसिबल है। तो उसको बोलते हैं गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, मतलब रास्ते में आ रहा था और रास्ते में चोरी हो गया। तो क्या वो पैसे रखे जाएंगे आपके लिए? बिल्कुल नहीं। तो गुड्स कम हो गए। अब आप इन तीनों पॉइंट्स के बारे में सोचो, तीनों ही पॉइंट्स में गुड्स कम हो रहे हैं और आपकी ओवरऑल कैपिटल कम हो रही है, क्योंकि पैसा किसी में भी नहीं आया। ठीक है, तो तीनों का एक ही आंसर है, गुड्स डिक्रीज और कैपिटल डिक्रीज। ठीक है, आई होप थोड़ा सा क्लियर होगा। पहला डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, गुड्स जल गए। दूसरे में हमने फ्री में बांट दिए, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, फ्री में अपने गुड्स करवा दिए टेस्ट। तीसरे में चुरा के ले गए रास्ते में से। तीनों में ही गुड्स कम होंगे, कैपिटल कम होगी। ठीक है, ये लिख लीजिए। और इसके बाद एक नोट लिखेंगे और वो बहुत ध्यान से सुनना, ये आपके काम आएगा। मान लो इनमें से कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, जो पहले के 3 पॉइंट्स करवाए और ये 4th पॉइंट करवाया, इसमें से कोई भी दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल गुड्स स्टोलन या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कोई भी पॉइंट दिया हुआ है। साथ में आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है 500 और सेलिंग प्राइस दी हुई है 600। ठीक है, इनमें से कोई भी पॉइंट आपको दिया हुआ है, साथ में ये 2 वैल्यूज दी हुई हैं। आप बताओ आप किस पे दिखाओगे, कॉस्ट प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे? सोचो, जो आपका नुकसान हुआ वो कॉस्ट प्राइस का हुआ या सेलिंग प्राइस का हुआ? जो नुकसान हुआ है वो है कॉस्ट प्राइस का। रीजन, जितने के गुड्स है ना, मैं उतना नुकसान दिखाऊंगा। क्या मैं ये गुड्स बेच रहा हूं? नहीं ना।
तो मैं सेलिंग प्राइस पर नुकसान क्यों दिखाऊंगा? पॉइंट क्या है, अगर मैंने 1 लाख के गुड्स खरीदे थे और वो चोरी हो गए तो मैं 1 लाख का नुकसान दिखाऊंगा ना। मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि ये मुझे 1.5 लाख में बेचने थे तो 1.5 लाख का नुकसान हो गया, ऐसा तो बोलूंगा नहीं। जितने में खरीदे थे उतना नुकसान। या फिर आप ये कह सकते हो आपने गुड्स सेल तो करे नहीं है तो सेलिंग प्राइस किस बात की, आप कॉस्ट प्राइस पे दिखाओगे। क्लियर? तो एक नोट लिखिए, इन ऑल द अबव केसेस, in all the above cases goods will be shown at cost price. In all the above cases goods will be shown at cost price. ये बात जरूर ध्यान रखना, ये पूरे साल काम आएगी। आपने गुड्स बेचे नहीं है इसलिए जो नुकसान हुआ वो कॉस्ट प्राइस का हुआ, जितने के खरीदे थे। क्लियर? अब लिख लीजिए। तो अब आगे करते हैं। हेडिंग लिखिए, की टर्म्स यूज इन अकाउंट्स। अकाउंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, की टर्म्स यूज इन अकाउंट्स। आज की पहली की टर्म है प्रोप्राइटर, PROPRIETOR। आई रिपीट, PROPRIE फॉर इंग्लैंड, TOR। ठीक है? अब प्रोप्राइटर क्या होता है? बिजनेसमैन, जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जो सारा रिस्क ले रहा है, प्रॉफिट भी उसका, लॉस भी उसका। ठीक है? तो आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। प्रोप्राइटर मीन्स बिजनेसमैन, दैट इज पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट, and bears all the risk associated with the business. तो प्रोप्राइटर कौन हो गया? वो बिजनेसमैन जो पैसे लगाता है और जो सारा रिस्क भी उठाता है, सारा प्रॉफिट भी उसका लेकिन सारा लॉस भी उसका। राइट? नेक्स्ट टर्म है स्टॉक मतलब गुड्स। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। आइटम्स इन विच अ businessman deals. Items in which a businessman deals. So स्टॉक मतलब जो हमारा काम है। हर बिजनेसमैन के लिए स्टॉक अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका काम गारमेंट्स का है तो आपके लिए स्टॉक है गारमेंट्स। अगर आपका काम मिठाई का है, स्वीट्स, तो उसके लिए वो स्टॉक है। अगर किसी का काम स्टेशनरी प्रोडक्ट्स का है, पेन, पेंसिल, रबर्स, मार्कर्स, तो उसके लिए वो स्टॉक है। और अगर किसी का काम फर्नीचर का है, टिम्बर, तो उसके लिए वो स्टॉक है। ठीक है? तो सबका स्टॉक अलग अलग हो सकता है। अब आप लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब करेंगे नेक्स्ट टर्म नंबर 3, ड्रॉइंग्स। अब ये ड्रॉइंग्स क्या होती है? ड्रॉइंग्स मतलब जब आप पर्सनल यूज के लिए कुछ ले जाते हो, ठीक है, अपने बच्चों के लिए, और एक बिजनेसमैन 2 आइटम्स लेके जा सकता है अपने बच्चों के लिए। नॉर्मली यही 2 ड्रॉइंग्स होती हैं। एक तो वो कैश लेके जा सकता है, जो ड्रॉअर में कैश पड़ा है वो ले गए क्योंकि बच्चों की फीस पे करनी है, तो कैश ले गए पर्सनल यूज के लिए। एक तो ये होती है ड्रॉइंग्स, और एक होता है गुड्स ले गए पर्सनल यूज के लिए। ठीक है? अगर आपका स्टेशनरी का काम है, गारमेंट्स का काम है, फर्नीचर का काम है, तो ये सब आपके घर में भी काम आएगा, तो आप वो उठा के ले गए पर्सनल यूज के लिए। तो ड्रॉइंग्स मतलब जब कोई बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए घर लेके जाता है बिजनेस की आइटम्स, और उसमें कौन सी आती हैं? नॉर्मली कैश और गुड्स। क्लियर? तो एक्सप्लेन करेंगे। इट इज कैश विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर
कैश विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। अब आपको ये सोचना है कि चाहे आप कैश निकालो या आप गुड्स लेके जाओ, कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली जब आप गुड्स लेके जाओगे तो कैपिटल कम होगी, और कैश लेके जाओगे तो भी तो कैपिटल कम होगी। तो दोनों ही केसेस में कैपिटल कम हो जाएगी, राइट? तो आगे लिखिए, इट रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। इससे जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है वो तो कम हो जाएगी क्योंकि आप घर के लिए ले गए, ठीक है? ड्रॉइंग्स इज ऑफ टू टाइप्स। नॉर्मली ये दो आइटम्स निकाली जाती हैं, नंबर 1 कैश, नंबर 2 गुड्स, ठीक है, या स्टॉक। ये दो आइटम्स लिखे जाते हैं पर्सनल यूज के लिए। क्लियर? लिख लीजिए, फिर अब आगे नेक्स्ट पॉइंट्स करेंगे। अब आपको फिर से बताना है इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है? तो एग्जांपल लिखिए, गिव आंसर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। फर्स्ट पॉइंट, प्रोप्राइटर withdraws 2000 for personal use. प्रोप्राइटर withdraws 2000 for personal use. प्रोप्राइटर बिजनेस में से 2000 ले गया घर के लिए, ठीक है? घर में कोई काम है, जो भी काम है घर ले गया, तो ऑब्वियसली ये कैश ड्रॉइंग्स हो गई। गुड्स की तो बात नहीं करी हमने, कैश ले गया 2000, ठीक है? तो आपको ये बताना है जब वो 2000 रुपये घर ले गया तो बिजनेस में कैश बढ़ गया या कम हो गया? बिजनेस में से तो कम हो गया, और अकाउंट्स किसके बन रहे हैं? बिजनेस के। तो कैश तो हो गया डिक्रीज, घर में बढ़ गया, दैट इज डिफरेंट। यहां से तो कम हो गया ना, और क्या होगा? कैपिटल हो गई डिक्रीज, ठीक है? क्योंकि जब कैश कम होगा तो ओवरऑल बिजनेस की कैपिटल अपने आप कम हो जाएगी। क्लियर? तो बेसिकली पॉइंट क्या हो गया, जब प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसे लाता है, इन्वेस्ट करता है, तो कैपिटल बढ़ जाती है, और जब वो निकाल के घर ले जाता है तो कैपिटल कम हो जाती है, ठीक है? लिख लो। अब आगे करते हैं सेकेंड पॉइंट। आप लोग लिखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन फॉर कैश। गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब इसमें क्या होगा, आपने गुड्स खरीदे सोहन से फॉर कैश, तो जब आपने गुड्स खरीदे तो गुड्स बढ़ गए, तो गुड्स तो हो गए इंक्रीज, मतलब स्टॉक हो गया इंक्रीज, और कैश गया, कैश हो गया डिक्रीज। तो गुड्स खरीदे, गुड्स बढ़ गए, कैश कम हो गया। मुझे पता है आपने ये पॉइंट किया हुआ है, बट फिर भी लिख लीजिए क्योंकि इसके आगे कुछ समझाना है जो इससे रिलेटेड है, ठीक है? तो गुड्स खरीदे तो गुड्स आ गए, कैश कम हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट। आपने फिर से सोहन से गुड्स खरीदे, लेकिन इस बार उधार पे खरीदे, तो गुड्स तो बढ़ गए, गुड्स तो पक्का आ गए, तो गुड्स तो हो गए इंक्रीज, लेकिन क्या कैश गया? कैश तो दिया ही नहीं, उधार पे खरीदे हैं, तो कल को पैसे देने पड़ेंगे, तो लाइबिलिटी हो गई इंक्रीज, और उस लाइबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हो गए इंक्रीज। यहां तक ओके? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट, ये है आज का मेन पॉइंट, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। अब सोचो और बहुत ध्यान से सुनना, इस पॉइंट में सोहन से गुड्स खरीदे, इसमें भी सोहन से खरीदे, इसमें भी सोहन से खरीदे, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? पहले में था फॉर कैश, क्लियरली मेंशन्ड है,
दूसरे में था ऑन क्रेडिट, उधार पे, क्लियरली मेंशन्ड है तो लायबिलिटी बढ़ गई। बट यहां बताया नहीं कि कैश पे लिए या क्रेडिट पे लिए, तो अब सोचो क्या माने। जब कुछ बताया ना हो, बस ये बोला है गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, ये नहीं बताया कैश पे या उधार पे, तो क्या मानोगे? कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर कैश पे मान लो, कुछ को लग रहा होगा सर उधार पे मान लो, ठीक है, कुछ को लग रहा होगा सर कोई भी मान लो। बट ऐसा नहीं होता, इसकी एजम्पशन है, और वो एजम्पशन ये है कि जब कोई नाम दिया होता है, नाम, और बताया नहीं कि कैश पे है या उधार पे है, तो वो हमेशा उधार पे मानते हैं। दोबारा सुनना, जब कोई नेम मेंशन है और बताया नहीं कि कैश या क्रेडिट, तो उधार पे मानते हैं। रीजन, अगर वो नेम मेंशन कर रहे हैं ना, तो मतलब वो चाहते हैं कि आप इस नाम पे फोकस करो, मतलब अकाउंट्स में इसका कुछ ना कुछ यूज है, इसका मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ उधार है हमारा, ठीक है। अगर नेम मेंशन है तो नेम पे फोकस करवाया जा रहा है, इसका मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ डीलिंग होनी है उधार की, ठीक है। या तो फॉर कैश या ऑन क्रेडिट लिखा होता तब तो बात इजी हो जाती, बट जब आगे कुछ नहीं लिखा तो आपको इस नाम पे फोकस करना है, ठीक है। ये मेरी असम्पशन नहीं है, अकाउंट्स की असम्पशन है। तो जब भी नाम आ जाएगा और कुछ मेंशन नहीं होगा, आपको हमेशा उधार मानना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा गुड्स इंक्रीज और क्रेडिटर इंक्रीज, उधार मानेंगे इसको। तो ये बात आप ध्यान रखना, और इसके लिए मैं एक नोट लिखवा रहा हूं, वो लिख लीजिए और मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको 11 12 2 साल बहुत काम आने वाला है, तो इसके नीचे एक नोट लिखिए। इफ नेम इज मेंशन्ड, इफ नेम इज मेंशन्ड एंड नथिंग इज गिवन, and nothing is given about cash or credit, if name is mentioned and nothing is given about cash or credit, comma, then always assume credit transaction, credit transaction। तो अगर नेम आ गया और बताया नहीं, तो आपने हमेशा उधार पे मानना है, भले ही वो परचेज है या वो सेल है, ठीक है। इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 साल बहुत काम आएगा, ठीक है। अब आप लिख लो, अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स परचेज्ड। अब आपको यह दिया हुआ है कि गुड्स खरीदे, ठीक है, आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। अब आप सोचो कैश पे होंगे या उधार पे, सोचो। जब लिखा हुआ है गुड्स परचेज और आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको कैश पे मानेंगे। तो गुड्स हो गए इंक्रीज और कैश हो गया डिक्रीज। अब आपको डाउट आएगा कि सर इसमें भी कुछ मेंशन नहीं है, इसको कैश पे क्यों माना है? क्योंकि रीजन है इसमें नाम नहीं है। मैंने आपको नोट क्या लिखवाया था, इफ नेम इज मेंशन एंड आगे कुछ नहीं बताया तो उधार मानना है। क्या यहां पे कोई नेम मेंशन है? नहीं। इसका मतलब किसी पार्टी पे फोकस करवा ही नहीं रहे, तो मतलब हमने कैश डीलिंग करके खरीद लिया होगा, ठीक है। तो अगर नेम मेंशन है तो उधार, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, नेम भी नहीं है, तो कैश। क्लियर? लिख लो गाइस। अब जो पॉइंट करेंगे थोड़ा ट्रिकी है, तो थोड़ा ध्यान से करना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 3000 ऑन क्रेडिट फॉर ₹4,000। सोल्ड गुड्स costing 3,000 on credit for ₹4,000। टेक अ मिनट एंड ये पहले आप ट्राई करो, उसके बाद मैं करवाऊंगा। 3,000 के गुड्स 4 में बेचे ऑन क्रेडिट, करो ट्राई। सबसे पहले तो आप लोग बोलोगे कि सर इसमें गुड्स डिक्रीज हो गए, गुड्स तो हो गए डिक्रीज। अमाउंट भी बताओ कितना डिक्रीज हुआ। गुड्स डिक्रीज हो गए 3,000 की, क्योंकि सेल की है, ठीक है। क्या कैश आया? ये गुड्स तो बेचे हैं उधार पे, जब उधार पे बेचते हो तो पैसे तो कल को आएंगे,
तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एसेट, और उस एसेट का नाम क्या होता है, डेटर। तो डेटर हो गया इंक्रीज, कितना, 4000। लेकिन ये तो मैच ही नहीं होगा, गुड्स 3000 के हैं, डेटर 4000 का है, तो 1000 का जो डिफरेंस है वो कहां जाएगा, कैपिटल में। रीजन, 3000 के गुड्स 4000 में बेचे, तो 1000 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट से कैपिटल हो जाएगी इंक्रीज। क्लियर? इसको कर भी सकते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन की फॉर्म में। गुड्स डिक्रीज हो गए 3000, डेटर्स इंक्रीज हो गए 4000, और कैपिटल मतलब प्रॉफिट आ गया 1000। आप लोग चेक कर लो मैच हो रही है या नहीं हो रही। -3 + 4 + 1 होता है, उधर भी +1। क्लियर? मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2500 ऑन क्रेडिट फॉर ₹2000। 2500 के गुड्स 2000 में बेचे ऑन क्रेडिट। करो ट्राई। अब गुड्स बेचे 2500 के, तो गुड्स तो डिक्रीज हो गए 2500 के। ऑन क्रेडिट, कल को पैसा आएगा, तो डेटर इंक्रीज हो गया 2000, राइट। अब 25 के गुड्स 2000 में बेचे हैं, मतलब सस्ते में, कम में, तो बेसिकली लॉस हो गया, तो कैपिटल होगी डिक्रीज, कितना, 500। चेक कर लें, गुड्स में से माइनस हुआ 25, डेटर में इंक्रीज कितना हुआ, 2000, तो लॉस कितना हो गया, कैपिटल में -500। क्लियर? तो ये दो थे आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप लोग लिख लीजिए और एक बार ये सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लो फॉर 5 मिनट्स, सब रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। सो गाइज, अब एक क्वेश्चन बुक से करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, आप लोग पढ़िए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000, राइट। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर्मेट बना लो, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो फर्स्ट पॉइंट है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000। दो इंपैक्ट क्या होते हैं, कैश आ जाएगा 25,000 और कैपिटल आ जाएगी 25,000, राइट। और आपको ट्रांजैक्शन में लिखना है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सेकेंड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, सबसे पहले तो आप लोग ये सोचो कैश पे है या उधार पे है। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, तो गुड्स तो पक्का आ गए, मतलब स्टॉक, ठीक है, ये तो पक्का आ जाएगा। अब ये गुड्स कैश पे है या उधार पे, क्या कहीं लिखा है कैश या उधार, कहीं नहीं लिखा। और साथ में क्या आ गया, नाम, श्याम को करो अंडरलाइन। जब नेम आ गया तो मैंने आपको बताया था कि ये क्रेडिट परचेज है, राइट। तो परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, गुड्स आ गए और क्रेडिटर आ गया। रीजन, नाम दिया हुआ है बट बताया नहीं कैश या क्रेडिट, तो हम मानेंगे क्रेडिट परचेज। क्लियर? अब इसको क्लोज कर देते हैं। न्यू इक्वेशन, 25,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 25,000, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू सोहन
कॉस्टिंग 1800 फॉर 1500। ध्यान से देखो आगे लियो ये फिगर 1500। सोहन को गुड्स बेचे, 1800 के गुड्स थे, तो गुड्स तो 1800 के माइनस हो गए। कितने में बेचे? 15 के। क्या कहीं लिखा है फॉर कैश? नहीं। और नाम आ गया सोहन, तो मतलब उधार पे बेचे, तो पैसा कल को आना है, तो मतलब डेटर, राइट। 18 के गुड्स 15 में बेचे। अगर आप 18 के गुड्स 15 में बेच दोगे, मतलब सस्ते में, तो लॉस हो गया, और लॉस आ जाएगा इधर, कैपिटल कम हो जाएगी। क्लियर? आप चेक भी कर लो, -18 + 15 ये होता है -300, और उधर भी क्या है? -300। तो यहां लिख लो सोल्ड गुड्स टू सोहन। नाम आ गया, और कैश के बारे में मेंशन है नहीं, तो हमने उधार पे बेचे, क्रेडिट पे। इसके बाद न्यू इक्वेशन, 25,000 + 8200 + 1500 और इज इक्वल टू उस साइड 10,000 + 24,700। ठीक है। लास्ट पॉइंट, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000। तो बेसिकली बिजनेस से पैसे निकाल लिए, इसका मतलब ड्रॉइंग्स, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए घर ले गए। विड्रू फ्रॉम बिजनेस मतलब घर ले गए, कितने? 5,000। तो कैश तो हो गया कम, और दूसरा इंपैक्ट क्या था? कैपिटल हो जाएगी कम। ठीक है। तो इसके बाद 20,000 + 8200 + 1500 इज इक्वल टू 10,000 + 19,700। ठीक है। एंड में चेक कर लेते हैं कि क्लियर मैच हो भी रहा है या नहीं। 20 + 82 2800, 28,200, 28,000 + 1500 तो 29,700, और उस साइड क्या है? 29,700। ठीक है। तो मैच हो गया। अब आप लोग लिख लीजिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं, वो क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए और अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है। फिर आपको सेंड करने हैं व्हाट्सएप पे। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम टैली करेंगे और आगे करेंगे। ओके, सी यू।